24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पाकिस्तान से आतंकियों ने आज सुबह जम्मू कश्मीर में हमला बोला। सेना के 2 मेजर समेत 7 जवान शहीद हुए हैं। सांबा में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। देश की सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत उस संकट की खबर के साथ जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं। 1 तारीख को सैलरी मिलने के बाद कैश कैसे निकलेगा? नोटबंदी के बाद पहली बार वो तारीख आ रही है जब देश में हर नौकरी पेशा सैलरी आने के बाद ये सोच रहा है कि वो अपने पैसे कैसे निकालेंगे। देश में अभी कैश की दिक्कत है, एटीएम अभी सारे चल नहीं रहे हैं। ऐसे में 1 तारीख को कैसे निकालेंगे आप कैश, हम बताएंगे। देश में 2 लाख एटीएम हैं। अब तक 1,70,000 एटीएम पूरी तरह पैसे देने लगे हैं। कल तक 1,80,000 एटीएम अपडेट कर लिए जाएंगे, यानी 90% एटीएम देश के चलने लगेंगे। 500 के नोट की सप्लाई तेज की गई है। हफ्ते भर में 500 के नोट भारी तादाद में उपलब्ध रहेंगे। जिन बैंक में वेतन पाने वाले और पेंशनर का अकाउंट ज्यादा है, वहां रोजाना के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा नकद दिया जाएगा। पिछले महीनों के आंकड़े देखे जा रहे हैं कि किस इलाके में ज्यादा कैश की जरूरत है, वहां ज्यादा नकद भेजा जाएगा। बैंक भी 1 तारीख से ज्यादा काउंटर खोलने की तैयारी में है। झारखंड में कैश की कमी दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पटना से रांची और दूसरे शहरों में नकद भेजा जा रहा है। नोटबंदी के बाद न जाने कितने एटीएम के बाहर आपको लाइन लगानी पड़ी होगी। कई एटीएम से खाली हाथ लौटना पड़ा होगा। क्या सैलरी आने के बाद भी यही हालत रहेगी? एक एटीएम में कितना कैश आ पाएगा और वो कैश कितने लोगों को मिल पाएगा? ऐसे जितने भी सवाल आपके मन में हैं, अब उन सब का जवाब सुनिए। एक एटीएम में 4 कैसेट यानी खांचे होते हैं जिसमें नोट भरे जाते हैं। हर कैसेट में 2,500 नोट डाले जाते हैं, यानी एक एटीएम में एक बार में 10,000 नोट भरे गए। इन 4 कैसेट में 2,500 और 100 के जो 10,000 नोट भरे जाएंगे, उनकी कुल कीमत 44 लाख रुपए होती है। यानी एक एटीएम में एक वक्त में 44 लाख रुपए भरे जाएंगे। अगर तय सीमा के मुताबिक एक शख्स 2,500 रुपए निकालेगा तो एक एटीएम से 1,760 लोग पैसे निकाल पाएंगे। नोटबंदी के बाद सरकार ने बैंक से कैश निकालने की सीमा 24,000 तय की थी, लेकिन अब सरकार ने कल एक और छूट दी है, जिसके बाद आपके मन में ये असमंजस हो सकता है कि क्या अब एक हफ्ते में 24,000 से ज्यादा कैश बैंक से निकाला जा सकता है। देश में अब भी बैंक से पैसे निकालने की सीमा हफ्ते में 24,000 रुपए ही है, लेकिन कैश का फ्लो सिस्टम में बना रहे, इसलिए सरकार ने एक सहूलियत अब जरूर दी। इसके मुताबिक अगर आप जो नोट मौजूदा वक्त में चल रहे हैं, यानी पुराने 500 और 1000 के नोट को छोड़कर जो भी रकम बैंक में जमा कराएंगे, उतनी ही रकम आप हफ्ते में और निकाल पाएंगे। जैसे आपने 4,000 रुपए की रकम 2,000, 500 के नए नोट और 100, 50, 20, 10, 5 रुपए के नोट के तौर पर जमा किए, तो आप हफ्ते में 24,000 के अतिरिक्त ये 4,000 रुपए भी निकाल सकते हैं। 1 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी जमा होने वाली है। ऐसे में आप ये भी सोच रहे होंगे, क्या अब आप हफ्ते में 24,000 रुपए से ज्यादा निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब भी आपको बताते हैं। चाहे आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही हो या चाहे आपने अब तक यानी 29 तारीख से पहले तक जितना भी पैसा अपने अकाउंट में जमा किया हो, आप तय नियम के मुताबिक हफ्ते में अभी 24,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने 29 तारीख यानी आज और अब इसके बाद अकाउंट में जितना पैसा वैध नोटों में जमा करेंगे, उतना पैसा आप हफ्ते में 24,000 की लिमिट से ऊपर निकाल पाएंगे। काला धन रखने वाले टैक्स और जुर्माना देकर बच जाएंगे या उन्हें सजा भी होगी? लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश होने के बाद ये सवाल भी देश की ईमानदार जनता के मन में है। आयकर विभाग ने साफ किया है कि कालाधन छिपाने वालों पर सिर्फ 85% टैक्स और जुर्माना ही नहीं लगेगा, बल्कि आयकर कानून की धारा 276C के तहत एक्शन भी होगा, जिसमें 25,000 से ज्यादा कालाधन छिपाने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। ब्लैक मनी 25,000 से कम है तो कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। नोटबंदी के बाद देश में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए काला धन एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर के वाइट कराने की कोशिश में पकड़ा गया। इसी को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने आज चार्टर्ड फ्लाइट मुहैया कराने वाले ऑपरेटर्स और पायलट को सख्त हिदायत दी।
डीजीसीए ने चार्टर्ड विमान उड़ाने वाले ऑपरेटर और पायलट को नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि अगर उनके विमान में कोई भी काला धन ले जाते हुए पकड़ा गया तो न सिर्फ पायलट बल्कि ऑपरेटर पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि पिछले हफ्ते बिहार का एक कारोबारी चार्टर्ड प्लेन से 3.5 करोड़ रुपए काला धन लेकर दीमापुर एयरपोर्ट पर उतरा था। मंदिरों में लाखों रुपए का चढ़ावा रोज चढ़ता है और नोटबंदी के बाद भी भक्त सरकार की तरफ से जो नोट वैध बताए गए हैं उन्हें भी चढ़ा रहे हैं। तो क्या मंदिरों का चढ़ावा अगर बैंकों में जमा किया जाए तो सिस्टम में कैश की कमी की दिक्कत कम हो सकती है? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश भर के मंदिर और मठों को हिदायत दी है कि वो अपने यहाँ जमा होने वाले चढ़ावे को रोज बैंक में जमा कर दें ताकि कैश की किल्लत दूर की जा सके। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। तो उस पर जब विचार विमर्श किया गया तो राष्ट्र हित में या राष्ट्र के लिए अगर कोई निर्णय होता है तो हम संत महात्माओं के खिलाफ नहीं जाएंगे। विरोधी आरोप लगाते हैं कि नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को पहले बता दिया था और उन्होंने अपना काला धन सफेद कर लिया। इसलिए अपने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को बेदाग दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक के बैंक खातों के लेन देन की जानकारी 1 जनवरी तक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को देने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी ने यह निर्देश बीजेपी संसदीय दल की बैठक में दिया। विरोधी अब कह रहे हैं कि सिर्फ 8 नवंबर के बाद क्यों, उससे पहले भी खाते में हुए लेन देन की जानकारी क्यों नहीं बीजेपी वाले बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को, प्रदेश की सब इकाइयों और राष्ट्र की सब इकाइयों को नोटबंदी से 6 महीने पहले के सारे खाते सार्वजनिक करने चाहिए। जो लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि वो अपना सार्वजनिक करेंगे खाता पिछले 6 महीने का, साल भर का और 5 साल का? तो शायद उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और इसलिए पहले अपना घर धोइए, उसके बाद दूसरे के बारे में चर्चा करिए। देश में अब काला धन पैदा ना हो और ईमानदार जनता के लिए सरकार ज्यादा काम कर सके, इसके लिए प्रधानमंत्री देश में कैशलेस सिस्टम चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज भी नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को पाठ पढ़वाया है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैशलेस इकोनॉमी पर प्रेजेंटेशन दी। सांसदों को मोबाइल ऐप से लेन देन की जानकारी दी गई। सांसदों को अपने क्षेत्र में एक टीम बनाने को कहा गया जो लोगों को कैशलेस अर्थव्यवस्था के बारे में समझाएं, जो लोगों को डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप से लेन देन का तरीका सिखाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाने वाला है जो देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए सुझाव बताएंगे। देश में हर रोज करीब 2 करोड़ लोग रेल में सफर करते हैं। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में मुसाफिरों को लाने ले जाने वाली रेलवे नकदी सिस्टम को खत्म कर कैशलेस सिस्टम बनाने के लिए कर क्या रही है? क्या रेलवे टिकट काउंटर पर मिलने वाले टिकटों का नकदी लेन देन का सिस्टम अब खत्म होगा? कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अब रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर पर स्वाइप मशीन लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि देश में अब भी 42% टिकट काउंटर से कैश देकर खरीदे जाते हैं, जबकि 58% टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं। 80% माल भाड़े का भुगतान भी बिना कैश लेन देन के यानी कैशलेस सिस्टम से होता है। अब तक आपने ये भी उम्मीद लगा रखी होगी कि नोटबंदी की वजह से ब्याज दरें घटेंगी जिससे आपकी EMI कम हो, लेकिन अब दावा है कि ब्याज दरें घटने के कोई आसार नहीं है। रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच बैंकों में जमा हुई पूरी अतिरिक्त रकम CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के तौर पर रखनी होगी। आमतौर पर बैंकों को महज 4% रकम ही CRR के तौर पर रखनी होती है। CRR वो रकम है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ती है और जिस पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं मिलता। लोगों ने इस दौरान 3.5 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं, जिस पर बैंक को तो अब ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन बैंक की खुद कोई कमाई नहीं होगी। ऐसे में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनुमान जताया है कि अब बैंक ब्याज दरें घटाने का फैसला कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं। नोटबंदी के खिलाफ आज मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी लखनऊ तक पहुंच गई। वहीं संसद में भी आज सिर्फ हंगामा ही हुआ। बिहार में देखो सारे पेपर, एक नोटबंदी का बाद जमीन खरीदा, और देखो प्रेसिडेंट का नाम पे भी है, राष्ट्रीय बीजेपी पार्टी ऑफिस का नाम पे है। 70% फेक करेंसी बंगाल से आती थी और सारे फेक करेंसी के धंधा करने वाले लोग
ममता जी से जुड़े हुए लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं। उनके साथ में घिरे हुए लोग हैं या साथ में रहने वाले लोग हैं, उनके चाहते लोग हैं, उनका अगर बाहर निकला तो देश की भलाई होगी। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो 6 फिगर करोड़ों में जाता है उनके स्कैम्स। शिवसेना को भी दूसरी नंबर की सीटें मिले, अकेले लड़े हम। उनका भी मैंडेट जो लोगों ने दिया है, क्या वो आपके समर्थन में था या आपके खिलाफ था, उस बारे में आपको विश्लेषण करना होगा। कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया है, इसके हर पहलू के बारे में हम चर्चा करने के लिए तैयार है और जवाब भी देने के लिए तैयार है। विपक्ष घोटाले से लेकर बिना तैयारी के नोटबंदी लागू करने का आरोप लगा रहा है। वहीं मोदी सरकार का कहना है कि नीयत अच्छी है, फायदा आगे दिखेगा। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बजाया अपना डंका। जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका की 125 सीटों में से 110 पर दर्ज की जीत। वापी में नगर पालिका की 44 सीटों में से 41 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। सिर्फ 3 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई। यही हाल सूरत जिले के कनकपुर कंसाड़ का भी रहा, जहां की 28 सीटों में से 27 बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस को महज 1 सीट मिली। राजकोट के गोंडल तालुका पंचायत की 22 सीटों में से 18 पर बीजेपी उम्मीदवार जीते, तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 4 सीटें आईं। माना यह जा रहा था कि नोटबंदी की दिक्कतों की वजह से परेशान होकर जनता शायद बीजेपी के खिलाफ जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। नोटबंदी के मसले पर बिहार विधानसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा। पक्ष विपक्ष के बीच मारपीट की नौबत आई। पटना में बिहार विधानसभा के सत्र में बीजेपी ने नारा लगाना शुरू किया। कहा काले धन के 3 दलाल लालू, सोनिया, केजरीवाल। इसी के बाद आरजेडी और कांग्रेस के विधायक हंगामा करने लगे। बीजेपी से माफी मांगने को कहा। सदन से बाहर राबड़ी देवी आई तो विवादित बयान दे दिया। जवाब में सुशील कुमार मोदी ने नीतीश को महागठबंधन से अलग होने के बारे में सोचने को कहा। उसे मैंने कहा कि नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना चाहिए राजद और कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को लेकर, और नोटबंदी के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस और राजद ने रुख अपनाया है, तो नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना चाहिए। महागठबंधन में नोटबंदी को लेकर 2 राय है। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार पीएम के फैसले के साथ है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। जम्मू के नगरोटा में सेना के कैंप पर हमला करने वाले 3 आतंकी ढेर, सेना के 7 जवान भी शहीद। उरी के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। जम्मू से करीब 20 किलोमीटर दूर नगरोटा में 16वीं कोर के मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जबकि सेना के 7 जवान शहीद हो गए। इनमें 2 मेजर रैंक के अधिकारी हैं। शहीद होने वालों में एक मेजर कुणाल गोसावी महाराष्ट्र के पंढरपुर के रहने वाले थे। वहीं शहीद लांस नायक संभाजी यशवंत कदम महाराष्ट्र के नांदेड़ से थे। दोनों शहीदों का परिवार और गांव सदमे में है। नगरोटा में हुए आतंकी हमले के बाद वैष्णो देवी मंदिर और उसके रास्ते की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। नगरोटा से कटरा करीब 30 किलोमीटर दूर है, जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। जम्मू कश्मीर के सांबा में चमलियाल पोस्ट पर आतंकी घुसपैठ नाकाम। मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। बीएसएफ के डीआईजी और 2 जवान जख्मी। बीती रात घुसपैठ की खबर के बाद सांबा के चमलियान सेक्टर में बीएसएफ की टुकड़ी पेट्रोल कर रही थी। इसी दौरान खेत के पंप हाउस में छिपे आतंकियों ने बीएसएफ की टीम पर गोलियां चला दी। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इसी दौरान पाकिस्तानी सीमा से आतंकियों के लिए कवर फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ के डीआईजी और 2 जवान घायल हो गए। सीमा पर तनाव के मौजूदा हालात में ये पहला मौका है जब चमलियाल सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। दरअसल यहाँ चमलियाल बाबा की दरगाह है, जिसमें पाकिस्तानी भी आस्था रखते हैं। पाकिस्तानी सेना से जनरल राहिल शरीफ की विदाई। जनरल कमर जावेद बाजवा बने पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष। पाक सेना के मुख्यालय वाले शहर रावलपिंडी के आर्मी हॉकी स्टेडियम में जनरल कमर जावेद बाजवा को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कमांड स्टिक सौंपी। जनरल बाजवा पाकिस्तानी सेना के 10th कोर का नेतृत्व कर चुके हैं, जो पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा वाले इलाके में तैनात हैं।
दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा अफ्रीकी देश कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह के साथ ब्रिगेड कमांडर रह चुके हैं। इसलिए दिलचस्प सवाल यह है कि क्या वो भारत को लेकर पाकिस्तान की सैन्य नीति बदलेंगे। माता पिता के घर पर बेटे का कानूनी अधिकार नहीं, वो उस घर में केवल उनकी दया पर ही रह सकता है। आज एक केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा, जहां माता पिता ने खुद से कमाकर घर लिया है तो बेटा चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसको घर में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है और वो केवल उसी समय तक वहां रह सकता है जब तक के लिए वो उसे वहां रहने की इजाजत दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स और उसकी पत्नी की अपील खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया, जबकि निचली अदालत ने पहले ही माता पिता के हक में फैसला सुनाया था, जिसे बेटे बहू ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुंबई की हाजी अली की मुख्य दरगाह में महिलाओं की 5 साल बाद एंट्री। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने हटाई थी रोक। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने महिलाओं के लिए अंदर जाने की खातिर अलग रास्ता बनाने के लिए अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट से महीने भर का वक्त मांगा था। आज उसकी मियाद पूरी होने पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की 200 महिला सदस्य हाजी अली दरगाह पहुंची और मजार पर जियारत की। हमने हमारी प्रेयर्स पढ़ी, हमने हाजी अली ट्रस्ट की चाय भी पी। साल 2011 में हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने पवित्रता का हवाला देते हुए महिलाओं के मजार तक प्रवेश पर रोक लगा दी थी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। ओबामा, ट्रंप और पुतिन मोदी से काफी पीछे हैं। अमेरिका की बड़ी मैगजीन टाइम हर साल ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर पर्सन ऑफ द ईयर खिताब देती है। अभी वोटिंग में ओबामा, ट्रंप, पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया के कई दिग्गजों को मोदी ने पीछे छोड़ रखा है। लगातार चौथे साल इस दौड़ में बने रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कुल वोटों का 21% लेकर सबसे आगे चल रहे हैं। आज एक दर्दनाक खबर आई। ब्राजील देश के फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रहा विमान लैटिन अमेरिका के देश कोलंबिया में क्रैश हो गया। ब्राजील के फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों समेत 81 लोगों को लेकर यह विमान बोलीविया से कोलंबिया के मेडेलिन शहर जा रहा था। मेडेलिन से 50 किलोमीटर पहले ही सेरो गोर्दो के पहाड़ी इलाके में वो क्रैश हो गया। तकनीकी खराबी के अलावा विमान का ईंधन खत्म होने की आशंका भी जताई जा रही है। टीम साउथ अमेरिका कप का फाइनल मैच खेलने जा रही थी। हादसे में सिर्फ 6 लोगों को बचाया जा सका है, जिसमें फुटबॉल टीम का एक खिलाड़ी शामिल है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर देख रहे थे आप। आगे जिन खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, नगरोटा में आतंकवादियों की तलाश में सुबह से फिर सर्च ऑपरेशन होगा। नोटबंदी के खिलाफ पटना में ममता बनर्जी धरना देंगी। भगवंत मान को संसद का वीडियो बनाने पर सजा दी जा सकती है।